नमस्कार दोस्तों, सोशल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे अध्ययन करने जा रहे हैं वो इतिहास के आधुनिक इतिहास को लेकर है। इतिहास के अंतर्गत मुख्यतः जो आधुनिक इतिहास का चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सामान्यतः आधुनिक इतिहास का जो प्रारंभ है वो पुस्तकों में अगर देखें तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, जबकि संक्रमण काल का स्थिति उत्तर मुगल काल और प्रारंभिक जो आधुनिक इतिहास है उन दोनों को मिलके ही हमें पढ़ना है। फिर भी शुरू करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन, चूँकि यह सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमाम परीक्षाओं में जीके बेस्ड जो पेपर बनते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं, इन सारे परीक्षाओं में UPSSC है, SSC है, इन सारे एग्ज़ाम में आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए आधुनिक भारत का इतिहास महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन का आशय ये है कि जो यूरोप के देश हैं उस देशों में कुछ ऐसे देश हैं जो भारत में आकर अपनी कंपनियों की स्थापना करते हैं और व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। लेकिन अगर देखें भारत का और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध रहे हैं वो प्राचीन काल से ही रहे हैं। जैसे सिंध के जो निवासी थे, सिंध सभ्यता के जो लोग थे, तो भारत का जो व्यापार रहा वो यूरोप के साथ भी रहा। यूरोप के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहा, अप्रत्यक्ष रूप से रहा, स्थल मार्गों से रहा। जो अरब के देश के लोग मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, यानी बीच में अरब के लोग थे, अरब के देश थे, ठीक है। तो अरब के देश बीच में होने की वजह से प्राचीन काल में भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार था वो मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए अरबवासी व्यापार करते थे। भारत का जो व्यापार था प्राचीन काल में देखेंगे तो जो सिंध के लोग रहे, सिंध का मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी रहे, उनका सब मेसोपोटामिया, उनका जो व्यापारिक था संबंध था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ साथ मिस्र की सभ्यता भी रही, यानी इन दो सभ्यताओं के बीच, सिंध और मेसोपोटामिया के सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध रहे। ये व्यापारिक संबंध का जो उदाहरण है, जो हम इसका साक्ष्य दे सकते हैं, तो साक्ष्य के तौर पे अगर हम देखें तो भारत का जो सिंधवासी लोग रहे, हड़प्पावासी जो लोग रहे, वो प्राचीन काल से ही यूरोप के साथ व्यापार करते रहे। उनके साथ आयात निर्यात जैसी विचारधारा बनी हुई थी। हालांकि वो डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्ट था, क्योंकि अरब के जो देश थे वो बीच में आते थे। रूट जो था उस रूट में अरबवासी बीच में आते थे। इस वजह से भारत का जो व्यापार प्राचीन काल में था वो स्थल मार्ग से था और यूरोप अरब के जो देश थे उनके मध्यस्थता के चलते हमारे व्यापारिक संबंध बने हुए थे। लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कोई दूसरा कारण था। व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ साथ साम्राज्यवादी नीति था, औपनिवेशिक नीति था, उद्योग की स्थापना को लेके था, शोषण को लेके था, आर्थिक सामाजिक हर तरह से कुल मिला जुला के कह सकते हैं साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आने के पीछे व्यापार तो था ही, लेकिन व्यापार के साथ साथ साम्राज्यवादी नीति का भी एक बहुत बड़ा कारण था कि यूरोप में भारत में यूरोपीय लोग आए और अपने व्यापार का संचालन किए। साथ ही साथ देखेंगे अगर स्थल मार्ग को देखें, यानी ये जो व्यापारी स्थल मार्ग का प्रयोग करते रहे, उसमें मुख्यतः देखेंगे जो रूट था, जो मार्ग था, वो मार्ग कैसा था। मार्ग देखिए, जैसे अफ़गानिस्तान,
अफ़गानिस्तान के बाद ईरान, इराक, तुर्क या तुर्की, ठीक है। उसके बाद यूरोप के देश आते थे। यही रूट था, इसी रूट के चलते व्यापार होता था। यानी कोई सिंध का जो माल है वो निकलता था अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से तुर्की और तुर्की से होकर यूरोप तक माल पहुंचता था। जो भी कच्चे माल या तैयार माल होते थे, जो भी आयात और निर्यात होता था, प्राचीन काल में इन्हीं मार्गों के माध्यम से होता था। अगर भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पीछे और कुछ महत्वपूर्ण कारण देखें तो मुख्यतः देखिए, भारत में जो सबसे पहली कंपनी आई, जिस कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपनी स्थापना की, वह है पुर्तगाली। यानी पुर्तगाल के लोग भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं। तो यूरोप में जो दो शक्तियाँ थीं, जो दो देश थे, पहला पुर्तगाल, दूसरा स्पेन। जैसा कि यूरोप जान रहे हैं कि ये शीतोष्ण कटिबंध के देश हैं। शीतोष्ण कटिबंध के देश होने की वजह से यहाँ पे ठंडक ज़्यादा पड़ती है और ठंडक ज़्यादा पड़ने की वजह से इनके जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए पुर्तगाली और स्पेनिश लोग मसालों का उपयोग करते थे, मसालों का सेवन करते थे। और मसाला भारत से जाता था यूरोप में, लेकिन वो यूरोप का जो रूट था वो यही रूट था, अफ़गानिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक, फिर तुर्की, उसके बाद यूरोप तक मसाले पहुँचते थे इस रूट के माध्यम से। लेकिन स्पेन और पुर्तगाली के लोगों को जो मसालों की आवश्यकता थी, इन मसालों की आवश्यकता की पूर्ति इस रूट के माध्यम से तब तक होती रही। लेकिन एक काल ऐसा था, सन 1453 में एक घटना घटी, और वह घटना ये थी कि जो तुर्क का जो क्षेत्र है, तुर्की का जो क्षेत्र है, अरब का जो क्षेत्र है, अरब के क्षेत्र में एक साम्राज्य का उदय होता है 1453 में, जिसका नाम है उस्मानिया साम्राज्य का उदय होता है। उस्मानिया साम्राज्य का उदय होता है और इसी उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेता है। यानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के साथ साथ उस्मानिया साम्राज्य का काफ़ी बड़ा विस्तार हो जाता है। और उस्मानिया साम्राज्य इन सारे क्षेत्रों पर, इराक, ईरान और तुर्की, इन पूरे क्षेत्रों पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो जाता है। और उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण होने की वजह से यूरोप के जो भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध थे मसालों को लेके, वो अवरुद्ध हो गया और मसालों की आपूर्ति पुर्तगाल और स्पेन में, यानी यूरोपीय देशों में रुक गया। और इन्हीं सब मार्गों के चलते अगर देखें तो व्यापारिक मार्ग में आप देखेंगे फारस की खाड़ी से भी हो सकता था, फारस की खाड़ी से भी व्यापार हो सकता था, और साथ ही साथ लाल सागर से भी हो सकता था, लेकिन इन दोनों व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण उस्मानिया साम्राज्य का था, इसलिए इस मार्ग से भी व्यापार करना मुश्किल हो गया था। तो पुर्तगाली और स्पेनिश लोगों में व्यापारिक मसालों की आपूर्ति के लिए जो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी वो बढ़ चली थी, और वो इतनी बढ़ चली थी कि दोनों देशों के बीच इतनी प्रतियोगिता हो गई। प्रतियोगिता होने के पीछे कारण ये था कि इन दोनों देशों में जहाज के निर्माण बड़ी तीव्र गति से हुआ। यानी जहाज का निर्माण प्रारंभ हुआ और जहाज का, पानी के जहाज जो हैं, शिप जो हैं, उनका निर्माण हुआ, जहाज रानियों का निर्माण हुआ, और जहाज रानियों के निर्माण के होते पुर्तगाली और स्पेनिश स्थल मार्ग को छोड़ के अब जल मार्ग से भारत की खोज के लिए निकल पड़े। यानी अब मसालों की आपूर्ति के लिए वो स्थल मार्ग को त्याग कर उस्मानिया साम्राज्य की वजह से, जो उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण था, वो व्यापार को अवरुद्ध कर रहा था। इसलिए स्पेनिश और पुर्तगाल के जो लोग थे वो अब स्थल मार्ग को त्याग कर जल मार्ग की खोज में निकल पड़े। अब मसालों की आपूर्ति करना ज़रूरी था,
क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है और मसालों के माध्यम से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, मांस भक्षण वहाँ ज़्यादा होता है, जो आप खाद्य के प्रसंस्करण हैं वो मसालों से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए मसालों की आपूर्ति वहाँ ज़्यादा होती थी, उसकी खपत ज़्यादा होती थी, मसालों का डिमांड ज़्यादा था। इसलिए पुर्तगाली और स्पेनिश जहाज़ों के प्रयोग के माध्यम से वो खोज में निकल जाते हैं भारत के। इसी क्रम में देखेंगे कि पुर्तगाली जो है भारत की खोज करता है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज करता है और पुर्तगाली स्पेनिश नाविक कोलंबस अमेरिका की खोज कर बैठता है। तो देखते हैं आगे क्या है और कैसे पुर्तगाल और स्पेन भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले पृष्ठभूमि को समझ लेना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो किसी भी तथ्य तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, जैसा कि हमने बताया, उस्मानिया साम्राज्य का तो 1453 में एक साम्राज्य स्थापित हो जाता है उस्मानिया का, और उस्मानिया साम्राज्य ने पूरे अरब प्रायद्वीप पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिम यूरोप पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। और इसी समय यानी 1453 में के आसपास ही यूरोप में पुनर्जागरण काल का प्रारंभ होता है। और पुनर्जागरण का आशय यह है कि वहाँ के निवासियों में एक चेतना का विकास होता है, एक इच्छा जगती है। किसकी चेतना का? उद्यमी चेतना का विकास होता है। और इसी उद्यमी चेतना के विकास के चलते जो यूरोप के वासी हैं, मुख्यतः दो, कौन कौन? पुर्तगाली और स्पेनिश। ये दो ऐसे देश थे जिनके अंदर चेतना का विकास हुआ है। उद्यमी यानी उद्योग को लेके बड़ी तीव्र से इच्छा पैदा हुई वहाँ के निवासियों में, और वहाँ की सरकार ने वहाँ के नाविकों को आर्थिक सहायता दिया, सरकारी सहायता दिया, ताकि वह भारत की खोज कर सकें और मसालों की आपूर्ति कर सकें, क्योंकि मसालों के उत्पादन यूरोपीय कंट्री में नहीं होते थे और मसालों की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की जो कंपनियां थीं उनको इस क्षेत्र में मसालों के व्यापार में ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा लाभ दिख रहा था, इसलिए वो व्यापारिक दृष्टिकोण से मसालों की खोज में भारत की खोज करने निकल पड़े। तो चेतना का विकास हुआ, तो उद्यमियों के इस पुर्तगाली और स्पेनिश शाखा ने भारत की खोज के लिए अपने नाविक, अपने जो सेना थी, जो नाविक, जो यात्री थे, वो निकल पड़े भारत की खोज के लिए। तो इसमें थोड़ा सा ये देखना है जो इसमें किस तरह से खोजते हैं। जैसे अभी थोड़ा इसको मानचित्र से समझने का प्रयास करें। ये भारत है, अरब प्रायद्वीप है, अफ्रीका है, और ये यूरोप है। यूरोप में दो देश हैं, एक पुर्तगाल है और एक स्पेन है। दो देश हैं। इन दोनों देशों के बीच कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, और दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता यह भी होती है कि जो भी देश होगा वो अपने रूट पे स्वतंत्र होगा, उसके रूट पे कोई दूसरा देश नहीं जाएगा। कहने का आशय ये है, स्पेन जिसकी खोज के लिए निकलेगा वहाँ पुर्तगाल नाविक नहीं जाएंगे, और जहाँ पुर्तगाल नाविक जाएंगे खोज करने के लिए वहाँ स्पेनिश नहीं जाएंगे। ऐसा अनुबंध कर लिया गया था पुर्तगाल और स्पेन के नाविकों और उनकी सरकारों के मध्य। अब देखते हैं पुर्तगाल के नाविक
जो प्रारंभिक नाविक हैं वो 1487 में खोजने के लिए, भारत की खोज के लिए धीरे धीरे अफ्रीका के किनारे यहाँ पे आके वो रुकते हैं, भारत की खोज के लिए निकलते हैं। और भारत की खोज के लिए अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में जब पहुँचते हैं, जिसका नाम है उत्तर मासा अंतरीप, उत्तर मासा अंतरीप की खोज करते हैं। और उत्तर मासा अंतरीप की खोज बार्थोलोमो डियाज, बड़ा जटिल नाम है। बार्थोलोमो डियाज नाविक अफ्रीका भारत की खोज में नाव से निकलता है, पुर्तगाल का नाविक है। और यह पहुँचते दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में एक अंतरीप है, उत्तर मासा अंतरीप, और उत्तर मासा अंतरीप की खोज करता है। और जैसे ही उत्तर मासा अंतरीप पहुँचता है, वहाँ का जो वायुमंडल है, वहाँ का जो जलवायु है, कुछ धुंध कोहरे जैसा हो जाता है और वहाँ पे नाव चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो बार्थोलोमो डियाज है वो पुनः वापस हो लेते हैं और पुर्तगाल चले जाते हैं। तो पुर्तगाल के जो नाविक हैं बार्थोलोमो डियाज, वो उत्तर मासा अंतरीप की खोज करते हैं और फिर पुनः वो वापस चले जाते हैं। इसी क्रम में देखेंगे तो सन 1494 ईस्वी में एक स्पेनिश नाविक हैं जिनका नाम है कोलंबस। क्या नाम है? कोलंबस। कोलंबस 1494 ईस्वी में अपनी नाव लेके निकलते हैं भारत की खोज के लिए। किसकी खोज के लिए? भारत की खोज के लिए स्पेनिश नाविक कोलंबस निकलते हैं, लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से रास्ता भटक जाते हैं और रास्ते का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह घूमते अमेरिका आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? अमेरिका आ जाते हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद जब वहाँ वो पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि हमने इंडियंस की खोज कर ली 1494 में। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उनको ये लगता है कि ये इंडियंस हैं, लेकिन उनके कलर या उनके जो त्वचा के रंग हैं उसके आधार पे वो कहते हैं ये इंडियंस नहीं, ये रेड इंडियंस हैं। कौन है? रेड इंडियंस। रेड इंडियंस की जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है। लेकिन जब बाद में उन्हें पता चलता है इंडिया ये नहीं है, इंडिया तो कहीं और था, भारत कहीं और था, फिर भी वहाँ के ज़्यादातर लोग इसी रेड इंडियंस के नाम से जाने लगे। आज भी इस पे प्रश्न बनता है कि रेड इंडियंस नामक प्रजाति, मानव प्रजाति कहाँ है? तो आप उत्तर लगाइए, यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये रहा, कोलंबस के माध्यम से खोजा गया। अब ठीक 4 साल बाद पुर्तगाली सरकार ने, यानी पुर्तगाल के राजकुमार ने, प्रिंस हेनरी, पुर्तगाली राजकुमार प्रिंस हेनरी ने सहायता की किसकी? वास्को डिगामा की। वास्को डिगामा को आर्थिक सहायता देता है और अपनी सैन्य शक्ति नाव को भेजता है और कहता है कि वास्को डिगामा से कि वो भारत की खोज करे। तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत की खोज के लिए उसी रूट से निकलते हैं जिस रूट से बार्थोलोमो डियाज निकला था। और जहां उत्तर मासा द्वीप पे जैसे ही पहुंचते हैं वास्को डिगामा,
वास्को डी गामा धुंध कोहरे के चलते वो फिर भी रिस्क लेते हैं, जोखिम लेते हैं और उसी जोखिम को लेके वो आगे बढ़ते हैं और जैसे ही उत्तर मासा द्वीप को पार करते हैं, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप के जैसे ही और आगे बढ़ते हैं, इनको किसी पोर्ट पर एक व्यक्ति मिलते हैं, भारतीय नाविक हैं, एक मार्गदर्शक हैं जिनका नाम है अब्दुल मजीद। क्या नाम है? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद की सहायता से, यानी अब वास्को डी गामा को वो अब्दुल मजीद मिल जाते हैं और अब्दुल मजीद की सहायता से उनके मार्ग, बताए गए मार्ग के आधार पे वास्को डी गामा केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचता है 1498 में। और कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचते ही कालीकट, जो वर्तमान में कोझिकोड है, वर्तमान में कालीकट का नाम क्या है? कोझिकोड के जो राजा थे, कालीकट के जो राजा थे स्थानीय, उनका नाम था जमोरियन। जमोरिन भी कहीं कहीं मिलता है, जमोरियन या जमोरिन बात एक ही है। तो जमोरिन नामक शासक वास्को डी गामा को और वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं। यानी भारत का जो खोज है सर्वप्रथम कौन करता है? वास्को डी गामा। सन 1498 ईस्वी में कालीकट आते हैं और कालीकट वर्तमान में कोझिकोड कहा जाता है और उसी कालीकट के जो स्थानीय शासक जमोरिन हैं वास्को डी गामा का स्वागत करते हैं और पुनः वास्को डी गामा वापस चला जाता है, लेकिन 2 वर्ष बाद पुनः वापस आता है और देखने को मिलेगा जो अल्मेडा हैं वो पुर्तगाल के प्रथम वासराय या गवर्नर जनरल बन के आते हैं और फिर प्रारंभ होता है, जब इस रूट का ज्ञान हो जाता है, स्थल मार्ग को छोड़ के यानी जल मार्ग के माध्यम से तमाम यूरोपीय कंपनियां भारत में प्रवेश करती हैं। इसी क्रम में देखेंगे अगले वीडियो में कि क्या क्रम रहा यूरोपीय कंपनियों के आगमन का। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो ये पूरा क्रम हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा कर लेंगे। और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाला जो टॉपिक है आधुनिक भारत का, उसकी पृष्ठभूमि, उसके समझने से पहले इस पृष्ठभूमि को समझ लेना आवश्यक है। और एक और तथ्य इसमें है, ये जो रूट है यानी जो मार्ग है, इस जल मार्ग को इतिहास की भाषा में केप्स ऑफ गुड होप्स, केप्स ऑफ गुड होप्स कहा गया है। यानी इस पूरे जलमार्ग को केप्स ऑफ गुड होप्स के नाम से जाना जाता है। यानी केप्स ऑफ गुड होप्स की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। उत्तर मासा अंतरीप की खोज किसने की? बार्थोलोमो डियाज ने किया। ठीक है, कालीकट में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पहुंचता है और वहाँ का स्थानीय शासक जमोरिन उनका स्वागत करता है और उसी वर्ष यानी लगभग उसी वर्ष वास्को डी गामा पुनः पुर्तगाल वापस आता है। फिर एक क्रम शुरू होता है यूरोपीय कंपनियों का भारत में प्रवेश करने का और वहाँ पे जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी कंपनियाँ स्थापित करते हैं, अपनी कोठियाँ बनाते हैं और व्यापार संचालित करते हैं। वास्को डी गामा जब अपने साथ मसालों को लेके पुर्तगाल आया तो उसको दिखा कि 60 गुना, लगभग 60 गुना उससे अतिरिक्त लाभ हो रहा है। इसलिए पुर्तगाल वासी को लगा कि मसालों में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी कंपनियां फिर स्थापित करने के लिए अपने गवर्नर जनरल बनाते हैं। कोचीन में पहली कोठी स्थापित होती है पुर्तगालियों की और फिर शुरू होता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम शुरू करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम और किस हिसाब से किस क्रम में वो आते हैं, किस क्रम में वो कंपनियों की स्थापना करते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य निकल के सामने आते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही और बहुत ज़्यादा इसमें उलझना नहीं है, बस एक समरी है, इसको समझ लीजिए
और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अगला वीडियो हमारा यूरोपीय कंपनियों के आगमन को लेके होगा, उनके कुछ तथ्यों को लेकर होगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसी तरह यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।